नमस्कार, स्वागत अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा, मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया हूं और ये कोई भी आपके पेपर सॉल्यूशन की वीडियो नहीं है, क्योंकि आशा करता हूं आप सभी ने अपना विभिन्न चैनल के माध्यमों से अपना पेपर मिला लिया होगा। उसके बाद आपका स्कोर भी बन चुका है कि आपका इतना स्कोर बन रहा है। तो मैं सॉल्यूशन तो कराने यहाँ पर आया हूँ, मैं पूरा पेपर का विश्लेषण करना है, क्योंकि बहुत माध्यमों से मैं देख रहा हूँ, चाहे यूट्यूब हो या फेसबुक हो और या व्हाट्सअप वगैरह हो, तो वहाँ पे एक अफवाह सी मची हुई कि बड़ा आसान पेपर था। एक दौर हुआ करता था यूके ट्रिपल सीखा कभी कि पेपर देने के बाद बच्चे एग्जाम हॉल से ऐसे निकलते थे कि पता ही नहीं, शांत होकर पेपर को अपने पास रखो और सीधा घर। लेकिन इस पेपर में मैंने देखा कि बहुत एक तरह से शोरगुल सा था कि बहुत आसान पेपर बना है। क्या वास्तव में ये पेपर आसान है? तो आज इसी का हम विश्लेषण करेंगे। किसी भी चीज़ को कह देना कि आसान है, ये कोई उद्देश्य नहीं होता। उद्देश्य तब है कि आपके 100 में से 90 नंबर या 95 नंबर बन गए हो। हाँ, हो सकते हैं बहुत कि कुछ ऐसे चंद छात्र होंगे जिनका स्कोर बना होगा इतना, लेकिन आप अगर आपका स्कोर बन रहा है 70 नंबर 68 नंबर और आप बोल रहे बड़ा आसान पेपर था, तो ये सरासर गलत होता है। तो ऐसी कई असामाजिक तत्व कहें या हम उनको ऐसा कहें कि दूसरों का मनोबल वो गिराते हैं, दूसरों को एक तरीके से। मान लो किसी बच्चे का स्कोर बना होगा ठीक ठाक, और जब सब में ये शोरगुल होगा कि बड़ा आसान पेपर था और कट ऑफ जाएगी 85 प्लस या 90 कट ऑफ जाएगी, तो उसका एक तरह से मनोबल सा टूटता है। तो पूरा पेपर का विश्लेषण करना है, तो मैं आपके सामने आपको बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो सोचने पर मजबूर करने वाले थे। किसी भी पेपर को एक पोर्शन से हम देख कर नहीं बता सकते कि वो आसान था। जब सभी हम टोटल विश्लेषण करते हैं अंतिम में जाकर, तब हमें पता लगता है पेपर का लेवल क्या था। तो शुरुआत में हिंदी की हम बात करते हैं। हिंदी के कौन कौन से प्रश्न ऐसे थे जो थोड़ा सा घुमा सकते थे। जो बच्चे अच्छा पढ़ने वाले होंगे उन्होंने अच्छा पेपर किया होगा, ये मैं आशा करता हूँ। देखिएगा, हिंदी की हम बात करें तो ये सारे क्वेश्चन जो अच्छा पढ़ने वाला क्वेश्चन है सभी ने लगा दिए होंगे। इसमें जो थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन था, देखिएगा क्वेश्चन नंबर आप 10 देखिएगा। जो क्वेश्चन नंबर 10 था, ये विलोम मालूम क्या था। तो ये कई का सही भी होगा और कई ने इसमें गलत भी क्या होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ किसी ने डायरेक्टली इसको याद नहीं कर रखा होगा कि अनाजी का विलोम क्या होगा। किसी बिरला का याद हो वो एक अलग बात है, नहीं तो डायरेक्टली किसी को याद नहीं होगा कि भाई अनाजी का विलोम क्या होगा, या आज से पहले आपने भी लुसेंट वगैरह में नहीं पढ़ा होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन डाउट बात है कि क्वेश्चन आप काउंट करते रहेगा, और अंत में मैं बताऊंगा कितने क्वेश्चन ऐसे थे जिन पे सस्पेंस बना हुआ था, जो जिसने छात्रों को घुमाया। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिएगा ये एक तरीके से दिया हुआ है, एक पंक्ति दे रखी है और मालूम की किस रचनाकार की पंक्ति थी। तो डायरेक्टली किसी ने पंक्ति याद नहीं की होगी, हाँ, लेकिन इसमें एक अंत में इन्होंने दिया है पट नहीं रही है। एक रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, अट नहीं रही है, अट नहीं रही है। तो कुछ जो अच्छे पढ़ने वाले होंगे तो उन्होंने इस सेंस से लगा होगा, अट नहीं रही है और यहाँ पर पट नहीं रही है, इस तरीके से लगा दिया होगा। ये एक थोड़ा सा देखने को मिलता है कि अधिक प्रकृति की बात कही जाती है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंद पंत की कृतियों में, तो इस करके लगा दिया होगा। कुछ अच्छा पढ़ने वाले होंगे तो उन्होंने सोचा होगा नागार्जुन सिलेबस में नहीं है, ऋतुराज भी सिलेबस में नहीं है, तो इन दोनों में से उन्होंने किसी को चूज किया होगा, और कुछ का सही भी होगा और कुछ को गलत भी होगा। तो 2 क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ हिंदी में ठीक ठाक लेवल के थे। अब बढ़ते आगे, देखिएगा अब हम बात करेंगे सीधा हिंदी के बाद में हिंदी का क्वेश्चन नंबर 19। जो नए पढ़ने वाले होंगे उनको परेशानियां हुई होगी क्वेश्चन नंबर 19 नए को, नहीं तो अधिकांश छात्रों ने जो पढ़ने वाले लगा दिया होगा। अब बढ़ते हैं, देखो हम रीजनिंग की तरफ। तो रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर आपका 23 बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, क्योंकि जब मैंने एग्जाम सेंटर पर खुद विश्लेषण किया तो मुझे लगा कि हाँ, ये बहुत छात्रों का इसका आंसर गलत है। कुछ ने आंसर इसका 0 लगा होगा और कुछ ने इसका आंसर ऑप्शन डी लगा होगा, इन 2 में से लगा होगा। ये करेक्ट आंसर जो हमें देखने को मिल रहा है वो 0 मिल रहा है, जाहिर सी बात है। तो इसमें छात्र फंसे होंगे जरूर, कई बच्चों ने गलत भी किया है। मैंने खुद चेक किया था एग्जाम सेंटर पे, काफ़ी बच्चे आंसर इसका डी भी बता रहे थे। तो देखिएगा एक एक काउंट करते रहना क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, शक क्षत्रप के सिक्कों में सोने चांदी का अनुपात क्या था। तो कितने अच्छे स्तर का पेपर है, कितने अच्छे स्तर का क्वेश्चन आए। लास्ट टाइम पीसीएस का प्री एग्जाम जब हुआ था हमने भी उसको दिया था, और हमारा प्री क्वालिफाई है उसमें। मेंस उसका होगा जब भी होना है, जनवरी माह में ही होना है। तो इसका ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, और बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न आया था। तो कोई कह दे कि हमें डायरेक्टली इसका आंसर याद था, तो वो तो एक अलग ही तरीके से हम कह सकते हैं, जिसने पढ़ा होगा तो अच्छे लेवल का, या जिसने प्रैक्टिस सेट वगैरह निकाले होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें जहांगीर वाला, तो इसका वैसे जहाँ तक है
अधिकांश छात्रों ने लगा दिया होगा, लेकिन ये भी सोचने पर मजबूर करने वाला प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 26, कितने बड़े स्तर का, कितने बेहतरीन स्तर का क्वेश्चन है, देखिएगा। ये आपने नाम सुना होगा, जब हैदराबाद रियासत थी उससे उस रियासत के जो मेन मुखिया थे वो उस रियासत को खाली नहीं कर रहे थे, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहाँ पर पुलिस को भेजा, ऑपरेशन पोलो चलाया, उसके तहत वहाँ पर कार्रवाई हुई। तो ये आपका स्टार्ट हुआ था 13 सितंबर 1948 को और अंत हुआ था 28 सितंबर 1948 को। तो ये और बाकी देखिएगा ये भी एक तरीके से दे रखा है, क्योंकि इसमें दिया है पुलिस कार्रवाई किस दिन की गई थी, तो 13 से और 18 तक चला था। अब क्या इसका आंसर होगा ये तो आयोग ही जानता है। बाकी बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, कोई कह दे कि हमें डायरेक्टली आता था तो मुश्किल ही लगता है। अगला है, फ्रांस की क्रांति से पूर्व चर्च का सबसे बड़ा आलोचक कौन था। तो ये क्वेश्चन जिसने विश्व इतिहास को पढ़ता होगा अच्छे तरीके से उसने उसको लगा होगा, क्योंकि देखिएगा रूसो, मार्टेंक्यू और बाल्टेर जो भी हैं ये सब आपके फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। तो इसका आंसर बाल्टेर ही सभी सही बता रहा है और यही इसका आंसर होगा। तो इसने भी बच्चों को फंसाया होगा। बाकी लूनी नदी गिरती है, आपको पता है सभी को, लूनी नदी आपके कच्छ के रण में गिरती है और कच्छ का रण वाली जो एरिया पड़ता है वो किसी न किसी तरीके से अंत में अरब सागर से जुड़ा हुआ है। तो इसका डायरेक्टली सी था। क्वेश्चन नंबर 29, ये लगभग सभी ने कर ही दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का जो रीजनिंग था बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें काफी समय बच्चों का लगा होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 का रीजनिंग का, ये भी ठीक ठाक लेवल का प्रश्न था। जिसकी रीजनिंग बहुत अच्छी होगी तो उसने इसको करा होगा, लेकिन जिसकी रीजनिंग बहुत अच्छे लेवल की होगी तो उसका कहीं ना कहीं आपका उत्तराखंड और आपका जीएस वाला पोर्शन थोड़ा कम होगा, तो लेवल वहीं बन जाता है। तो ये आपका इसमें आंसर आपका 25 बनेगा। ये अच्छे लेवल का प्रश्न था। उसके बाद अगला हमारा जो क्वेश्चन है ये देखिएगा, इसमें कई सारे बच्चों को फंसाया होगा। क्वेश्चन नंबर 33 ने भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो आप सभी को पता होगा हमारे यहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था बताई गई है, लेकिन यहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था थी, इसका ऑप्शन भी, लेकिन फिर भी अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 भी अच्छे लेवल का था। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की। देखिए कितना अच्छा इसका, बहुत सारे बच्चों ने आंसर इसका 1953 मार दिया होगा, क्योंकि उनको पता होगा कि पहला राज्य जो गठित हुआ था आंध्र प्रदेश हुआ था भाषाई आधार पे, लेकिन वो किसी आयोग की सिफारिश से नहीं हुआ था। एक आपने नाम सुना होगा कि लल्लू लाल का पोटी रामल्लू उन्होंने अनशन किया था तेलुगु भाषियों के लिए, उनकी मृत्यु हो गई थी इसी अनशन में। उसके बाद आंध्र प्रदेश को भाषा आधार पर गठित किया गया था। उसके बाद फिर आपका आयोग बनता है, राज्य पुनर्गठन आयोग, और फिर हर एक मतलब अलग अलग राज्यों को भाषा आधार पर गठित किया जाता है। जैसे गुजरात को किया गया था और आपका हरियाणा पंजाब को अलग किया गया था, इस तरीके से। तो बहुत ही अच्छे लेवल का इस कंपेरिजन बोल सकते हैं। इसका आंसर आपका 30 सितंबर 1955 था। तो कोई ये कहे कि हमें बहुत सीधे सीधे याद था, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से सोच समझ के क्वेश्चन लगाए होंगे। जो भी कुछ ऐसे होते हैं सोच समझ के, कुछ के सही हो जाते हैं और कुछ के गलत होते हैं। क्वेश्चन 42, कोई कहे कि बहुत आसान प्रश्न था, तो किधर से आसान था बताइएगा। किसी को हाँ याद हो, किसी ने पढ़ लिया हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सब इसको आसान बताए तो ये तो एक तरीके से अचंभित करने वाली बात है। कांडला इसका आंसर है। इसके बाद पुलिकट झील, लगभग पढ़ने वाले छात्रों ने इसको कर दिया होगा, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में। जैव विविधता सर्वाधिक कहाँ पर है, तो देखिएगा जहाँ पर आपके अधिकांश गर्मी होगी और अधिकांश वर्षा होगी वहीं पर आपके जैव विविधता अधिक पाई जाती है। तो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन वाली जो एरिया होती है वहाँ पर आपका बहुत जैव विविधता, मतलब जीवों की अलग अलग क्वालिटी, जैसे वहाँ पर आपके पेड़ पौधे भी अनेक तरीके के मिलेंगे और अनेक तरीके के जानवर मिलेंगे, जैव जीवों की अलग अलग विविधता एक तरीके से। बांग्लादेश, ये तो चलो क्वेश्चन सबने आसान है, लगा ही दिए होंगे। द्रौपदी मुर्मू वाले क्वेश्चन में भी जो बच्चा करंट अफेयर्स के टच से नहीं बना होगा उनको कुछ घुमाया होगा। घुमाया कहाँ पे होगा, इसकी जाति के बारे में। और ये सबको पता होगा द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी है, ओडिशा से हैं, ये भी लगभग पता होगा, लेकिन कहीं को घुमा दिया होगा संथाल और भील ने, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन बना होगा छात्रों को। उसके बाद सार्क वाला जितना अच्छे लेवल से पढ़ रखा हो उसने लगा दिया होगा, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 49 बहुत अच्छे लेवल का, कोई कहे कि बड़ा आसान क्वेश्चन था, तो किधर से आसान था जरा बताइएगा। ये ये आपको अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट और आपके रिपीटेड क्वेश्चन में भी आप इसको एकदम से नहीं देख पाओगे इस क्वेश्चन को, कि इसका आंसर वैसे आपका ऑप्शन सी सही है। इसके बाद जैव विविधता का क्षेत्र कौन सा है, तो पश्चिमी घाट है भारत का। ये सह्याद्री वाला क्षेत्र बहुत फेमस है जैव विविधता के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51, ये क्वेश्चन कुछ छात्र बोले कि ये साइंस का है, साइंस का भी है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक से भी बनता है। जिसने बहुत गहराई से इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो वो वहाँ पर देखेगा इन फसलों को, ये एक तरीके से फसल वाले
पोर्शन में आती है जो आपका बनता है कृषि का, और कृषि को आप ज्योग्राफी में भी जोड़ सकते हैं और इकोनॉमिक्स में भी जोड़ते हैं। तो वहाँ पर इस तरीके की जो जेनेटिक प्रयोग करने वाली फसलें होती है वहाँ पर इसका उल्लेख मिलता है। तो सबसे पहले अमेरिका ने शायद टमाटर पर प्रयोग किया था, और भारत में जो जेनेटिक प्रयोग किया गया था वो बीटी कॉटन या बीटी कपास पर किया गया था, लेकिन वो फेल रहा था। तो ये एक तरीके से आप कहें कि साइंस का, लेकिन कहीं ना कहीं मिला के, क्योंकि आयोग के पास बहुत ऑप्शन होते हैं, वो कहीं को भी दे सकता है, क्योंकि जीएस उसमें है तो वो कहेगा कि इकोनॉमिक्स का भी है और आपका वो उसको कृषि से भी जोड़ देगा। उसके बाद पादप जगत का सबसे बड़ा फूल है, तो देखिएगा रेफेलेसिया इसका आंसर है। तो इसको भी वो एक तरीके से जनरल नॉलेज में जोड़ सकता है, उन्होंने जीके भी दिया है, सामान्य ज्ञान, तो वहाँ पर भी जोड़ देगा। और ये तो देखिएगा आपका बेसिक से भी क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ छोटा बड़ा होगा वो वहाँ पे जाके देखिएगा, लुसेंट के विविध में भी आपको मिलेगा कि सबसे छोटा फल, सबसे बड़ा पुष्प, सबसे बड़ा जीव, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन भी देखिए घुमाने वाला था, इसका आंसर नोस्फियर सभी बता रहा हूँ, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, ये एक तरीके से अगर हम इसकी भी बात करें तो ये भी कृषि से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है। एक प्रकार से धान के खेतों में मुख्यतः इसका उल्लेख मिलता है, और ये क्वेश्चन आपका एपीएस 2017 में आया था, लास्ट टाइम 2017 एपीएस में बना था, और नीलहरी सवाल होगा। क्वेश्चन काउंट करते रहिएगा और उसके बाद मुझे बताइएगा पेपर का लेवल क्या था। सीधा हवा हवाई करने से कुछ नहीं होने वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 है, तो देखिए 56 उसने किया होगा जिसने कंप्यूटर बहुत अच्छा पढ़ा होगा, और कंप्यूटर जो बहुत अच्छे लेवल का पढ़ेगा वो कहीं ना कहीं इधर उधर वो थोड़ा उसका पोर्शन कमजोर हो जाता है। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, फायरबॉल इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57, ये एक तरीके से इसका आंसर सीधा सोचने समझने वाला था। यहाँ पे कोई भी आपका पुराना ज्ञान कोई काम नहीं करता, यहाँ सिर्फ एक तरीके तर्क शक्ति इसको हम बोल सकते हैं कि मानव की पूंजी, स्वयं जो एक मानव है उसके एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि उसकी शारीरिक पूंजी हम इसको बोल दें क्या है। स्वास्थ्य में निवेश, अगर वो अपने स्वास्थ्य पर पैसा खर्च करेगा तो वो मानव की पूंजी है। अंत्य कार्य प्रशिक्षण, यानी कि वो एक तरीके से घरेलू कार्यों को सीखेगा तो वो भी उसका एक प्रकार से पूंजी हो गई। अगर आपको कोई भी कार्य करना आता है, किसी कार्य में आप निपुण है, स्किल आती है, तो वो आपकी स्वयं की पूंजी है ना, कोई दूसरा तो उसको छीन नहीं सकता। शिक्षा में निवेश, अगर आपने अपनी शिक्षा में पैसा लगाया तो उसका ज्ञान आपको ही मिला है और आप ही की वो पूंजी है। तो आपको थोड़ा सोचना था, देखिए 3 एक जैसे बन रहे थे, कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा अलग था, तो इसको आंसर लगाना था। तो जिसने भी क्या होगा सीधा सीधा सोच समझ कर ही क्या होगा इस प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 58 है, बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न है, सीधा सीधा पूछ लिया गया। फार्मा उत्पादन में तीसरा स्थान है, तो बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। कोई कह दे कि आंसर ये क्वेश्चन बहुत आसान था तो मैं नहीं मानने वाला। क्वेश्चन 59 है, ये भी देखिए कितना अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, कौन इतना याद रखता है ऐसे क्वेश्चन को, कोई पढ़ता भी नहीं। अगर पढ़ता भी है ना तो मैं कहता हूँ कि उसको छोड़ देता है। तो इसका आंसर आपका रामास्वामी मुदलियार इसमें जहाँ तक है आ रहा है, सभी यही बता रहा हूँ, यही इसका आंसर है करेक्ट। तो देखिएगा आप कहेंगे कि बड़ा आसान क्वेश्चन है, तो किधर से आसान है मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारतीय परमाणविक ऊर्जा आयोग के 2022 में अध्यक्ष, करंट जिसने पढ़ा होगा तो बहुत गहराई का करंट अगर किसने पढ़ा होगा तो उसने ही इसको लगाया होगा। जो सीधा हम क्या पढ़ते हैं कि भारत के कुछ हम सचिव पढ़ लेंगे, वित्त सचिव, गृह सचिव, या हम पढ़ लेंगे महान्यायवादी कौन है, या हम और कई तरह के क्वेश्चन पढ़ लेंगे कि लोकपाल अध्यक्ष कौन है, बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, नीति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीईओ, ये चीज़ें पढ़ते हैं। लेकिन ये इतना गहराई का जिसने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है। कमलेश्वर नीलकंठ व्यास इसका आंसर था, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलिएगा अब आते हैं उत्तराखंड की तरफ। उत्तराखंड के छात्र और उत्तराखंड आसान आ जाए तो उनको पेपर बड़ा आसान लगता है, क्योंकि रटी रटाई जब चीज़ें आती है ना, अगर पेपर में मैं आपसे बताऊं आपको अगर 60 क्वेश्चन याद के आ गए तो आपको बड़ा आसान पेपर लगेगा कि अरे बड़ा आसान पेपर था। लेकिन 60 के बाद जो अगले 40 है ना, तो उन 40 में से अगर आप करोगे तो जाहिर सी बात है तुक्का नहीं साइड बैठता है। एक तरीके से हर पेपर में आप सोचिए तुक्का लगेगा, 40 में से आप कर दो 30 सही, हो ही नहीं सकता एकदम से। तो 60 क्वेश्चन आसान जब आ जाते हैं तो हमें लगता है बहुत आसान पेपर था। उत्तराखंड की मैं बात करूँ, उत्तराखंड वाकई में आसान था, कुछ क्वेश्चन थे लेकिन घुमाने वाले। जैसे हम बात करें क्वेश्चन नंबर आपका 64, क्वेश्चन नंबर 64 की अगर हम बात करें, देखिएगा इसमें अब सभी ने ये मैं खुद अपने इतिहास में ऐसे ये क्वेश्चन पहली बार सुन रहा हूँ कि टिहरी बांध के निर्माण के विरोध में गंगा सागर से गंगोत्री तक साइकिल रैली का नेतृत्व इनमें से किसने किया। तो इसमें अब हम आइडिया से क्वेश्चन लगाते हैं आंसर, कई बार हम गलती कर देते हैं। जैसे किसी ने लगा दिया होगा राजेंद्र सिंह, अलग आंसर दिख रहा है तो भाई ये हो सकता है। अब चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा दोनों ही इस आंदोलन से
सुंदरलाल बहुगुणा इस आंदोलन से जुड़े हुए थे, लेकिन किसी ने एक तरीके से एकदम से ये नहीं पढ़ा होगा कि इन्होंने साइकिल रैली की थी। तो इन दोनों में कई बार बच्चे फंस गए, कुछ का आंसर सही होगा, कुछ का आंसर गलत होगा। अगर आंसर आपका सुंदरलाल बहुगुणा है। इसके बाद देखिएगा हम बात करें क्वेश्चन नंबर आपका 66, 2021 का करंट अफेयर्स पूछ रखा है सीधा सीधा, सबने 22 का पढ़ा था, ऑप्शन ए इसका सही है। तो बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न था, ऑप्शन ए इसका सही है। इसके बाद आपका बछेंद्री पाल जी का पुरस्कार पूछा है, तो काफी का ये सही गया होगा, लेकिन काफी का बच्चों ने इसको गलत भी किया होगा। तिलोत्तरी उल्लेखनीय कार्य है इसका आंसर। उसके बाद आपके आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, क्वेश्चन नंबर हमारा 75। इस प्रश्न में देखिएगा 75 की अगर मैं बात करूँ, जहां तक मुझे लगता है ये इसका आंसर बाज बहादुर चंद हो सकता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जो तराई भाबर क्षेत्र था, जहां तक मैंने थोड़ा पढ़ा था, अभी और आयोग क्या आंसर दे वो कुछ कह नहीं सकते। तराई भाबर के क्षेत्र को बार बार जब इधर उधर के राजा जैसे अवध के या एक तरीके से कटेहर के या मुगल घेर लेते थे, तो बाज बहादुर चंद ने उस तराई भाबर में एक बाजपुर नगर की स्थापना की थी, और उस पूरे तराई भाबर को पट्टियों में बांट दिया था, शासन को पट्टियों में बांटा था, कि जिससे हर एक पट्टी में हम थोड़ी थोड़ी सेना लगाएंगे और एकदम से तराई भाबर घिरेगा नहीं। तो पट्टी नामक प्रशासनिक इकाई की स्थापना बाज बहादुर चंद भी हो सकता है, और इसका आगे तिरमल चंद्र भी आंसर हो सकता है, लेकिन मुझे जहां तक ये बाज बहादुर चंद इसका आंसर लग रहा है। अच्छा प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 76 भी बहुत अच्छे लेवल का था। स्टेशन पर लगे हुए बोर्ड पर अंकित समुद्र तल से ऊंचाई क्या कहलाएगी, तो स्पोर्ट हाइट इसका आंसर है। कितने अच्छे लेवल का प्रश्न था। हर एक ऑप्शन ऐसा था जो ये लग रहा था कि ये करेक्ट हो सकता है, हर एक ऑप्शन देखने में ऐसा ही लग रहा था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 है। अगर हम बात करें, ये क्षेत्रफल मालूम किया गया है, इसका आंसर आपका है ऑप्शन बी, लेकिन इसमें भी एक डाउट बन रहा है कि क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में निकल गया था। जो भी है बहरहाल इसका आंसर ऑप्शन बी है। बहुत ठीक ठाक प्रश्न था ये। उसके बाद आपका हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो नेक्स्ट है, हाँ क्वेश्चन नंबर आपका 83वां। पढ़ने वालों ने किया होगा, लेकिन इसको आसान हम एकदम से नहीं बोल सकते। अल्मोड़ा का उत्तरी भाग किस क्षेत्र में स्थित है, तो आपका ट्रांस हिमालय, तो ये किसी एंगल से नहीं है। इसका महान हिमालय भी नहीं था। इन दोनों ऑप्शनों में सीधा सीधा डाउट बनता है, तो इसका लघु हिमालय आंसर है। बाकी अच्छे लेवल का प्रश्न इसको हम बोल सकते हैं। इसके बाद गोपसा ताम्रपत्र, जिसने अच्छे से पढ़ा होगा चंद्रमल, वो सीधा मार के आ गया होगा ज्ञान, गरुड़ ज्ञानचंद इसका आंसर है करेक्ट। गोपसा ताम्रपत्र। बद्री का खंड, इसमें देखो सीधा बच्चों ने क्या किया होगा, ये मैं क्या बोलता हूँ, किसी ने पढ़ा नहीं होगा, ये एकदम से नहीं पढ़ा होगा मैं बोलता हूँ, लेकिन कैसे आंसर इसका लगा होगा कि भाई उत्तराखंड का अधिकांश उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है, तो हो सकता है उसने ये सीधा सीधा स्कंद पुराण से मालूम कर लो, तो ये करके लगा होगा। बाकी कोई सीधा बोल दे मुझे डायरेक्टली याद था, तो मैं नहीं मानने वाला कि किसको डायरेक्टली याद होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है। कुमाऊं में भूमि को क्या कहते थे ब्रिटिश काल में, तो इसका सभी आंसर एक हाथ बताया, लेकिन मुझे जोत भी इसका आंसर लग रहा है कि शायद जोत भी हो सकता है। बाकी क्या इसका करेक्ट आंसर होगा तो आंसर की बताएगी सुब्बा। ये चलो ये तो सभी ने, जिसने अभी कुछ दिन पहले दौर था सिर्फ और सिर्फ BS नेगी बुक को पढ़ने का। पवार चंद ब्रिटिश गोरखा को बड़े बड़े पेजों में रटना पड़ता था, तो वो सभी ने कर दिया होगा लगभग अच्छे पढ़ने वाले की। पहला सुब्बा, कुमाऊं का जोगमल और गढ़वाल का अमर सिंह थापा। इसके बाद आपका देखिएगा अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर में भी थोड़ा सा डाउट लगा हुआ है कि आंसर क्या होगा, लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि भारत सरकार से राजस्व अनुदान इसका आंसर हो सकता है, लेकिन उसने बजट पूछा है 2022 के संशोधित बजट का अनुसार। बाकी क्या आंसर क्या आएगी वो देखते हैं। वात्सल्य योजना, ये करंट अफेयर्स की बड़ी एक तरीके से चर्चित योजना थी, जो कोरोना काल में अनाथ हुए हैं उन बच्चों के लिए चलाई गई थी, तो 3000 रुपये अनुदान है इसमें। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन 92, ये देखिएगा अच्छा प्रश्न था, गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ बच्चों ने इसको गलत कर दिया होगा थोड़ा जल्दी के चक्कर में, कि 2011 के अनुसार उत्तराखंड का लिंग अनुपात थोड़ा सा भूल जाते हैं, कभी कभी चूक हो जाती है, काफी बच्चों से होगी। शिशु भी एकदम से नहीं देख पाएंगे। आंसर 890 था, कुछ बच्चों ने 963 भी लगाओ, लेकिन आंसर 890 इसका आएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है। अच्छा प्रश्न था ये। पौड़ी गढ़वाल में ये एक प्रकार से आयोग है, और अभी आपने देखो एक पिक वायरल हो रही थी कि उस जगह पे है पौड़ी में, तो इसका अभी हाल ही में नाम चेंज हुआ था, ग्राम्य विकास में पलायन निवारण आयोग रखा गया था। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 94, ये सोचने समझने वाला प्रश्न था, इसमें सीधा आंसर सभी जो अच्छे पढ़ने वाले होंगे उन्होंने लगा दिया होगा, ऑप्शन बी। तीरथ सिंह रावत सबसे कम थे, 116 दिन इसका आंसर होगा। बाकी ये बहुत अच्छा प्रश्न था RS चौहान जी वाला, 7 जनवरी 2021, बहुत बढ़िया लेवल का था।
तो अधिकांश ने वैसे RS चौहान ही लगा होगा मेरे अकॉर्डिंग तो, या किसी ने जस्टिस धूलिया इसका आंसर लगा दिया होगा। इसके बाद के जो प्रश्न हैं बहुत ठीक ठाक आसानी प्रश्न थे। तो टोटल अगर हम बात करें तो आपके लगभग 23 प्रश्न ऐसे बनते हैं जो सीधे सीधे बहुत अच्छे स्तर के थे, 30 से लगभग 32 प्रश्न। उसके बाद 68 प्रश्न आपके ऐसे थे जो मैं बोल सकता हूँ कि जो अच्छा पढ़ने वाला होगा उसने लगभग 68 में से 65 करेक्ट किए होंगे। क्योंकि देखिएगा एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना बहुत तुम्हें याद भी हो लेकिन वो फिर भी गलत हो जाता है। कई बार थोड़ा पढ़ने में गलती हो जाती है और कई बार हम आंसर उसका गलत लगा देते हैं कि ऑप्शन बी लगाना था सी लग गया। तो 65 उसने लगभग किए होंगे। और इधर वाले जो हैं ये बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न थे। और बाकी कट ऑफ तो देखिएगा हर जिले की अलग अलग बनेगी, जाहिर सी बात है। लेकिन जिसका भी मैं अपने अनुमान से बोलता हूँ कि जिसका 72 से 75 स्कोर है तो उसने बहुत अच्छा स्कोर किया है। देखिएगा सीधा सिलेक्शन की चाह नहीं कि सिलेक्शन ही है, लेकिन कई बच्चे ऐसे तो उन्होंने शुरुआत की, आगे उनका मनोबल बढ़ेगा कि उनका इतना स्कोर बना है तो बहुत अच्छा स्कोर है। अगर आप 70 तक भी पहुँच रहे तो आपने बहुत ही ज़बरदस्त स्कोर किया है। आगे कई सारी परीक्षाएँ हैं, आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है, क्लर्क का एग्ज़ाम है और SI का विज्ञापन आने वाला है। तो अगर आप थोड़ा सा इसमें और ग्रोथ कर लेंगे तो आपका सीधा सिलेक्शन, इतने नंबर अगर आप फॉरेस्ट गार्ड में लाएंगे 75 तो श्योर आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन इसमें भी कुछ नहीं कह सकते कि 75 पे भी ना आए, हो सकता है आपका 72 पे भी आ जाए नंबर, क्योंकि अलग अलग जगह का कुछ नहीं कह सकते किस लिए कितनी कट ऑफ चली आए। लेकिन 70 प्लस आपका स्कोर है तो बहुत अच्छा स्कोर मैं इसको बोलूँगा। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमें घर आकर या सीधा हम जब पेपर देखते तो बहुत आसान लगता है, लेकिन जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो कई क्वेश्चन तो हमारे याद वाले भी गलत होते हैं। तो इस तरीके से हम आसान कभी नहीं बोलना चाहिए किसी भी पेपर को। आसान वो होता है कि 100 में से आपने किया और 95 नंबर आपके आ गए। तो चलिएगा ये थी वीडियो, बाकी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा आपका क्या स्कोर बना है, आपने इधर उधर से यूट्यूब से आपके आंसर की मिलाई होगी। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कमेंट की अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा और साथ ही साथ आपने किस जिले से फॉर्म अप्लाई किया था वो भी आपको कमेंट करना है। उसके आधार पर और हम आंकड़े इकट्ठे करेंगे। धन्यवाद।